हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को। और इसमें आज हम इस प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए हैं 3 अंक और 2 अंक वाले, उनको हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के आंसरों को बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। इसी अध्याय का हमने विकल्प और प्रश्न क्रमांक 6वां का जो है वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज को सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबका लाभ जो है इसका मिल सके। तो आज हम जो है इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 7 से जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 प्रश्नों के उत्तर हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो 6 प्रश्न हमारे वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते हैं हम इस वीडियो में इनके सभी के उत्तरों को। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां था कि अबबाहु नियम क्या है। और अबबाहु नियम में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में ये पूछा था कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इसको भरते समय आपने किस नियम का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बता दें कि अबबाहु नियम के अनुसार क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपका 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है, ठीक है। कैसा होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको पता होगा स्थायी और अस्थायी वाला जो है भाग के, किंतु हम जानते हैं कि पूरित और अर्धपूरित, मतलब या तो पूरा भरा हो कक्षक या फिर आधा भरा हो। आप देख सकते हैं कि s में अधिकतम अंक 2 आ सकते हैं तो ये पूरा भरा है, d में अधिकतम 10 आ सकते हैं और आधे आप भरेंगे तो 5 आ सकते हैं। तो ये ना तो पूरा भरा है और ना आधा भरा है, इसलिए इस अवस्था में यह अस्थायी है। तो ये क्या करता है, यहाँ का एक s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुंच जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर d आधा भर जाता है, ना 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और s एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसमें भी आधे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थायी प्राप्त कर लेता है। तो यही यहाँ पर होना है। तो पूर्णतः अर्धपूर्णतः कक्षक अधिक स्थायी होती है, अतः क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न प्रकार होगा। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में पहुँच गया तो यहाँ पर हो गया 3d5 और यहाँ पर 4s1 हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अबबाहु नियम को भी ध्यान रखा, साथ में n+l का नियम भी इसमें हमने ध्यान रखा। और सबसे जरूरी चीज़ जो है पूरित और अर्धपूरित कक्षक वाली जो बात है वो हमने यहाँ पर ध्यान रखी, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा था कि डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन किसने किया था, और ब्रैग समीकरण यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण को आपको लिखना था। तो देखिए, द्रव्य के दोहरे व्यवहार को डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था और इस व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला समीकरण निम्न है। तो उसको समीकरण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लैम्डा बराबर h/mc, या इसी को लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं h/mv, ठीक है। यहाँ पर कण का वेग है और ये प्रकाश का वेग है। इस प्रकार तरंग के हिसाब से जब लिखते हैं तो इसको प्रतिस्थापित c को v से प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आपको समीकरण है। इसके बाद यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं h जो है कण का वेग है, m कण का द्रव्यमान है और h क्या है प्लांक स्थिरांक है, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। गतिमान कण की जो है गतिमान कण और उसके संवेग में जो संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैग समीकरण कहते हैं, ठीक। गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य और उसके जो है संवेग में परिवर्तन संबंध दर्शाने वाला समीकरण जो है डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। आपको ये सिंपली समीकरण लिखना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है हमारे कि बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो बोर परमाणु मॉडल की 3 सीमाएं लिखना है, उनमें से आप यहाँ पर 3 देख सकते हैं। पहली कमी थी यानी सीमाएं थी इनकी कि बोर का परमाणु मॉडल केवल उन परमाणुओं और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन को भी बता सकता है। इसके अलावा आप He2 जो प्लस होता है He+ में, इसमें भी आप इसका भी बता सकते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, बोर के हिसाब से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वालों के लिए तो बता सकता है लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन के ये व्याख्या नहीं कर पाता। ये इसकी कमी है, ये इसकी सीमा है, ठीक है। यहाँ पर आप ये आपको समझाने के लिए दिया है, आप ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको पॉइंट में सिर्फ इतना लिखना है यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या दिया कि हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम, लिथियम 2+ आयन, इन
यह उन निकायों की व्याख्या नहीं करता जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। तो ये यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाया हुआ है, बाकी आपको सिर्फ लिखना कितना है यहाँ तक। इसके बाद आप यहाँ पर प्रश्न जो है दूसरी कमी है इनकी कि बोर के सिद्धांत द्वारा जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। अब ये स्टार्क प्रभाव, जीवन प्रभाव क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिखना यहीं तक है, लेकिन आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि क्या होती है सब। तो जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखा विभक्त हो जाती हैं, जो स्पेक्ट्रम रेखाएँ वो बढ़ जाती हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना जीवन प्रभाव कहलाता है, और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर स्टार्क प्रभाव और जीवन प्रभाव में क्या अंतर है, तो विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं तो स्टार्क प्रभाव है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कौन सा प्रभाव हो जाता है, जीवन प्रभाव हो जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपको ये सब समझने के लिए ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ ये दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि यह हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की जो संरचना है उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ये थी बोर सिद्धांत की 3 कमियां, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है 10वां, और प्रश्न क्रमांक 10वें में पूछा था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन का उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको यहाँ बता दें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम को बताएं आपको, तो स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम फिर से 2 प्रकार का होता है, सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। अब पहले हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की परिभाषा को समझते हैं। तो जब किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित विकिरण को, जो विकिरण उत्सर्जित हो रही हो, निकल रही हो, उसको एक प्रिज्म में से गुजारा जाए तो और फिर इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट में प्राप्त कर लिया जाए, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्पन्न होता है, और यह 2 प्रकार का होता है, एक सतत और एक रेखीय। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, देखिए। बोर परमाणु के मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्ताकार पथ होते हैं, गोल पथ होते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा कक्षा और या ऑर्बिट कहते हैं, ऊर्जा कक्षक या फिर ऑर्बिट कहते हैं। हाइड्रोजन में उपस्थित एकमात्र इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा कक्ष में गतिमान रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ऊर्जा कक्ष में गतिमान रहता है। जब यह ऊर्जा ग्रहण करता है, मतलब इसको क्या करता है, ये ग्रहण करेगा तो 8वें ऑर्बिट तक उत्तेजित हो जाता है। आप यहाँ पर श्रेणी में देखी होंगी आपने, इस प्रकार से श्रेणियाँ होती हैं, 8 ऊर्जा स्तर होते हैं, तो 8वें ऊर्जा स्तर से वो पहले में आता है, उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर अपनी मूल अवस्था में उत्तेजित हो गया। और जैसे उत्तेजित होगा तो मात्र कितने सेकंड के लिए, 10⁻⁸ सेकंड। आपको इसको ऐसे लिखना है, 10⁻⁸ सेकंड पश्चात विभिन्न आवृत्ति वाले फोटोन उत्सर्जित करता है, और कई पदों में वो वापस लौटता है। और जब वो लौटता है जिसके कारण इसके स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं, और यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले में, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, इस प्रकार से कोष में आते हैं। तो क्रमशः हमें क्रम से कौन सी लाने मिलती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, बास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनकी संख्या बामर सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। बामर ने एक सूत्र दिया था, उसके द्वारा हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन के उदाहरण द्वारा हमने इसको समझाया। इसके बाद आती हैं क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में समझाना है। तो क्वांटम संख्याएं आपको क्या होती हैं, तो देखिए, जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति, इसका मतलब है कि नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास, चक्करण, ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। सीधी सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी व्यक्त करने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जो है आपकी इस प्रकार से। पहली है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष को व्यक्त करती है और अंश से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से उसकी औसत दूरी को भी व्यक्त करती है। क्या क्या दूरी करती है, व्यक्त ऊर्जा तथा नाभिक से उसकी कोष की औसत दूरी। द्विकंशीय क्वांटम संख्या क्या है, तो इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को, यह ऊर्जा स्तर को दर्शा रही है, मुख्य ऊर्जा स्तर को, और यह उप ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, ठीक है। और इसका मान n पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको m से प्रदर्शित करते हैं, और यह उपकोषों की कक्षकों की संख्या, उपकोषों के कक्षकों की संख्या, उपकोषों में कितने कक्षक है, जैसे कि मान लीजिए S उपकोष की बात करें तो S में 1 कक्षक है, P उपकोष की बात करें तो P में 3 कक्षक हैं। तो इस प्रकार से उपकोषों के कक्षकों की संख्या और अभिविन्यास को व्यक्त करती है। उनका अभिविन्यास कैसा है, P कक्षक है तो डंबलाकार होगा, S कक्षक है तो गोलाकार होगा,
डी कक्षक है तो द्विडंबलाकार होगा। और प्रत्येक एल के लिए m का मान -l से +l तक होता है तथा कुल कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद आता है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। हमने आपको बताया कि 2 चक्रण होते हैं, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, जिसको एक को हम बोलते हैं वामावर्त, एक को बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होने पर इसका मान +1/2, मतलब ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त है और इसका आंसर हो जाएगा कितना, मान होगा कितना, +1/2। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका जो मान होगा -1/2 द्वारा इसको दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न आता है 12वां प्रश्न, हुंड का नियम। हुंड का नियम लिखिए। ठीक, तो हुंड ने क्या नियम दिया था कि किसी भी उपकोष के कक्षक में, उपकोष आपका S हो, P हो, D हो, कोई सा भी उपकोष इनके जो कक्षक होते हैं उनमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। ठीक, ये उन्होंने कहा था। किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, ये युग्मन का प्रभाव है। युग्मन जिसमें होता है, युग्मन के आधार पर इसको दिया था। इलेक्ट्रॉन की चारों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या समान नहीं होती, ये नियम जो है पाउली के अपवर्जन का नियम था। हुंड के नियम में क्या कहा था, किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में जो है एक इलेक्ट्रॉन जब तक ना जाए जब तक वो युग्मन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दूसरा ये भर दिया। अब ये 3 कक्षक हैं P में, तो यहाँ पे आपका पहले एक जाएगा, इसके बाद जैसे तीसरे के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी उसमें युग्मन चालू होगा, पहले एक भरते हैं। तो ये उन्होंने नियम में बताया था। इस नियम के अनुसार S कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, P कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर और D कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर और F कक्षक में 8वें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर जो है युग्मन प्रारंभ हो जाता है। कैसे, तो S कक्षक में आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन भरते तो आधा भर गया, दूसरा भरेंगे तो ये युग्मन हो जाता है। ऐसे P कक्षक में अगर हम बात करें तो P कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन के प्रवेश, दूसरा, तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। जैसे ही चौथा भरते हैं तो युग्मन प्रारंभ हो जाता है, तो ये P कक्षक में चौथे हो गए। ऐसे ही आप D का भरेंगे तो D में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये लिख के आना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे संपूर्ण 3 और 4 अंकों वाले प्रश्न जो हमने आपको पूरे बता दिए हैं। पूरे वीडियो आपको बना चुके हैं, आप पिछली वीडियो भी देख लें। ठीक है, ये संपूर्ण अध्याय 2 का जो है वीडियो था। आप इस प्रकार से इन सब आंसरों को अच्छे से जान गए हैं और इनके उत्तर आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से नेक्स्ट अध्याय की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल पर, श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर।